हेलो दोस्तों, कोरल ड्रॉ के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आगे के टूल्स को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट के साथ फिर मैं आगे के प्रोसेस को बताता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट किसी भी साइज़ को से लेना देना नहीं है। सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं किसी खास प्रकार का साइज़ ले तो यहाँ से साइज़ आप चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू जो होगी मिलीमीटर या फिर अपने पसंद के यूनिट में आप वैल्यू पुट करके A4 साइज के डायमेंशन को पेज को ले लें। अब मैं पेज का इस टॉप पार्ट को जूम करता हूँ। उसके लिए F2 दबाएंगे कीबोर्ड में और हाफ पेज को मैंने जूम कर दिया है और यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ आगे के स्टेप को। पिछले क्लासेस में आपने सीखा था कि मूव टूल से कैसे काम करते हैं, रोटेट और स्केल वगैरह कैसे होता है। इस बार मैं आपको कुछ बेसिक शेप टूल बताने जा रहा हूँ। बेसिक शेप टूल जानना काफ़ी ज़रूरी है और कम एफर्ट के साथ इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए, रेक्टेंगल मतलब आयताकार शेप बनेगा और विड्थ और हाइट इसका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड में और कंट्रोल दबाकर जब मैं यहाँ माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप बनता है। तो कंट्रोल दबाकर स्क्वायर बना सकते हैं जो विड्थ और हाइट में बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप का जो विड्थ है और हाइट है बिल्कुल इक्वल होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो इसके आउटलाइन में कोई कलर डाल सकते हैं या इसके इन साइड में कोई कलर डाल सकते हैं। तो माउस में आपके पास दो बटन है, लेफ्ट बटन और राइट बटन। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे किसी कलर के ऊपर तो इसके इन साइड में वो लेफ्ट क्लिक करते ही कलर फिल हो जाता है। तो फिल को आप चेंज करने के लिए किसी दूसरे कलर के ऊपर क्लिक कर दें लेफ्ट बटन से। और अगर राइट बटन दबाते हैं तो आपसे कोरल 2020 में पूछता है कि ये आउटलाइन के लिए असाइन करना है कलर को या फिल के लिए। तो मैं यहाँ चूज करता हूँ आउटलाइन के लिए और जैसे ही मैं आउटलाइन पे कलर असाइन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउटलाइन का कलर हो गया है। मैं राइट ग्रीन पे करता हूँ, आउटलाइन के लिए असाइन करता हूँ तो ये ग्रीन कलर आउटलाइन पे चला जाता है। तो जो रेक्टेंगल अभी अभी हमने बनाया है इस पे दो कलर मैंने फिट किया है, येलो सेंटर और आउटलाइन के लिए ग्रीन। फिल के लिए आप लेफ्ट क्लिक करें और राइट क्लिक करें आउटलाइन के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ से यहाँ तक का जो ऑप्शन है बिल्कुल वही है जो मूव टूल के साथ आता है, जैसा मैं पिछली क्लासेस में बताया था। लेकिन यहाँ से इधर के आगे का कुछ ऑप्शन आपके रिलेटेड हो जाते हैं जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उससे। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है। अब इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी? पहला है राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर मैं ऐसा राउंड वाला शेप चाहता हूँ और मैं राउंड करूँगा 10 mm का। तो देखिए ये 10 mm चारों तरफ से राउंड हो गया है। यहाँ पे चार कॉर्नर के वैल्यू को अलग अलग दर्शाया गया है और ये लॉक बटन है। लॉक का मतलब है कि आप किसी एक कॉर्नर को राउंड करेंगे, चारों कॉर्नर सेम वैल्यू पे राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लॉक को हटा देता हूँ और दो साइड में मैं 0 वैल्यू कर देता हूँ जिससे कि मेरे दो साइड के कॉर्नर बिल्कुल राउंड ना हो, एकदम नॉर्मल रहे। तो इस तरह से हम लोग राउंडेड कॉर्नर की सेटिंग करते हैं। राउंडेड कॉर्नर के बाद सेकेंड सेटिंग है इनसाइड राउंडेड और उसके बाद फिर स्क्वायर बेवल कॉर्नर। बस ये तीन तरह के कॉर्नर ऑप्शन है जिसे आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये है आपका रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। जैसे कि मैं राउंडेड कॉर्नर ले लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन करता हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट स्केल डाउन होता है तो कॉर्नर का जो राउंड वैल्यू है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो भी छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर का वैल्यू जो है 1.8 mm है और जब मैं इसे बड़ा करता हूँ तो अभी 12 mm है। अगर मैं स्केलिंग ऑफ कर दूँ तो ये 12 mm का ऑलवेज कॉर्नर हमेशा 12 mm ही रहेगा। चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा कर ले, कॉर्नर का वैल्यू 12 mm रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा स्केलिंग को ऑन रखें। स्केलिंग को जब आप ऑन रखेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट के रेशियो के हिसाब से कॉर्नर को भी स्केल होना चाहिए। परफेक्ट है, आप ऐसे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आउटलाइन का साइज है, कितना डायमेंशन या क्या विड्थ होना चाहिए आउटलाइन का यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी कलर को आप चेंज कर सकते हैं और उसमें स्टाइल डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए सेट करता हूँ 2 mm का आउटलाइन और जो डैश वाला होगा या फिर यहाँ पे राउंडेड या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेटिंग्स है
इस तरह के सेटिंग्स को आप चूज कर ले कि राउंड में कैसा स्टाइल चाहिए, डैश में कैसा स्टाइल चाहिए। अब एक डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, बड़ा गैप, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है डैश का। तो यहाँ पे डैश का सेटिंग ऐसा है। इसके बाद फिर आप सीधा नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और ये है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप हर एक ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में मिलेगा, इसे मैं आगे बताऊंगा। टेक्स्ट के साथ ये काम करता है, अभी टेक्स्ट नहीं है तो फिर अभी हम ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं। उसके बाद है ये बैक। ऑब्जेक्ट के बैक में भेजने के लिए जैसे मैं इस पर कोई कलर डाल देता हूँ, तो इसको टॉप में लाना है तो इसे टॉप में ला सकते हैं, इसे दबाकर बैक कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसे टॉप और बॉटम कैसे भेजेंगे, इसे अरेंज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको टॉप में ले जाना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, और बॉटम में ले जाना तो पेज डाउन। अब मैं करके दिखाता हूँ। इसे मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ तो ये बैकवर्ड जा रहा है, और कंट्रोल के साथ पेज अप कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये टॉप के जगह पे फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के नीचे या ऊपर को मूव करना है तो कंट्रोल के साथ मूव करेंगे, वो स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके नीचे जाएगा और उसी हिसाब से एक एक करके ऊपर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये टॉप में आ जाए तो शिफ्ट के साथ आप पेज अप दबाएंगे तो ये टॉप में आएगा, और शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो ये बॉटम चला जाएगा। देखिए शिफ्ट के साथ पे दबा रहा हूँ तो एक ही बार या तो सबसे टॉप में या सबसे बॉटम में चला जाता है। तो अगर आपको टॉप लेना है तो शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे, और डाउन करना है बॉटम तो उसके लिए है शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो ये 4 कमांड है जो आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसे नोट कर लें माइंड में, और ये हमेशा काम आएगा आपको काम करते समय, ग्राफिक डिजाइन बनाते समय। तो मैं मूव टूल के साथ रेक्टेंगल का जो सेटिंग बता रहा था, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी इतना ही है। अब इसके साथ मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और सेकेंड रेक्टेंगल पे आता हूँ। सेकेंड है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। अगर आप एंगल में बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल तो सबसे पहले आप एक एंगल बनाएं, माउस को दबाकर खींचे जिससे कि एक एंगल बनेगा। किसी भी डिग्री पे एंगल पे आप उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का एंगल बनाता हूँ और उसके बाद माउस को छोड़ देता हूँ, और उसके बाद इसके रेक्टेंगल के विड्थ को सेट करेंगे, कितना विड्थ चाहिए, चौड़ाई कितना चाहिए। तो जो चौड़ाई आपको अच्छी लगे उस पर आप एक बार क्लिक कर दें, ये रेक्टेंगल बन गया है। तो रेक्टेंगल वही है, लेकिन इसमें एक फीचर ये है कि आप एंगल में बना सकते हैं। और अगर आप ये फीचर यूज़ नहीं करना चाहते, नॉर्मल रेक्टेंगल टूल लीजिए और एंगल आप यहाँ से सेट कर लीजिए। अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे बनाना चाहता हूँ तो वही काम हो गया। दोनों टूल से सिमिलर काम होता है, तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इलिप्स टूल पे। इलिप्स टूल पे आपका ऐसा वृत्ताकार से बनेगा, अंडाकार से बनेगा, और हाइट में बना सकते हैं, विड्थ में बना सकते हैं। सर्किल परफेक्ट बनाना है तो आप कंट्रोल बटन दबा दें। कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे तो बिल्कुल विड्थ एंड हाइट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को चेक कर ले तो आपका सर्किल बनता है। सर्किल में देखिए 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है सर्किल, इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है पाई, और तीसरा प्रॉपर्टी है अर्क। पाई और अर्क दोनों में अंतर ये है कि पाई जो है क्लोज पाथ है, यानी कि जो लाइन ड्राइंग स्टार्ट हुई है और वापस आकर वापस वहीं पे जुड़ गई है। तो क्लोज पाथ जब तक ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, कोरोलर में आप कलर फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लोज पाथ है, और जैसे ही मैं अर्क बनाता हूँ तो ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ में कलर फिल नहीं आएगा, आप कोई भी कलर डाल लें कलर फिल इस पर दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे इसके कंट्रोल्स को सीखते हैं। आप बचपन में स्कूल में मैथ के क्लासेस में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाते थे, उसमें एक चांद मिलता था जो 0 से स्टार्ट होकर के 180 डिग्री पे एंड होता था। तो देखिए ये मैं चांद बनाता हूँ, 0 से मैं स्टार्ट करूँगा और 180 डिग्री पे एंड करूँगा। तो 0 से 180 डिग्री पे आया है ये चांद। अगर इसे आर्क बना ले या फिर पाई बना ले, दोनों में ये बिल्कुल सिमिलर, जैसा वैल्यू आप डालेंगे वैसा दिखेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 की जगह मैं 10 डालूंगा तो देखिए
ये फ्लिप हो चुका है। देखिए ये 10 हो गया है, ये फिर वापस 0 मैं कर लेता हूँ और 90 करूँगा तो फिर ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो इसका जितना बड़ा स्लाइसिंग करना चाहते हैं, किस डिग्री से स्टार्ट करना है और किस डिग्री पे एंड करना है, उस तरह से एक सर्किल का टुकड़ा निकल कर आ जाएगा। तो आप पाई और अर्क बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात है कि किसी भी जो सर्किल है या फिर जो रेक्टेंगल है, हमारे पास जो रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर को राउंड करना है तो यहाँ पे वैल्यू दे के करेंगे। तो हमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि मेरे को जितना राउंड चाहिए किस वैल्यू पे आएगा। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप ये टूल ले लें, शेप टूल, और शेप टूल से कॉर्नर को ड्रैग करें तो फिर इसमें राउंडनेस आएगा और आपको जितना राउंड चाहिए, जिस डायमेंशन का चाहिए, जिस डायमेंशन पे चाहिए उसी पे ले जा करके इसे छोड़ दें तो आपका कॉर्नर राउंड हो जाएगा। और उसी तरह से सर्किल में मैंने पाई बनाया, 0 से 90 डिग्री पे बनाया। तो माउस को एक पॉइंट को लेकर ड्रैग करते हैं और जितना डिग्री पे आपको चाहिए पाई, उस जगह पे माउस को छोड़ दें तो आपका पाई उसी जगह तक बन जाएगा, फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे माउस को अगर हम यहाँ ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए सर्किल के इनसाइड में ही मेरा माउस है, मतलब कि ये जो लाइन है इसके इनसाइड में मैं माउस रखता हूँ तो ये पाई बनता है, और सर्किल के आउटसाइड में मैं माउस रखता हूँ तो ये अर्क बनता है। मतलब सर्किल के बाहर बाहर माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका अर्क बनेगा, और सर्किल के अंदर अंदर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका पाई बनेगा। बस डिफरेंट यही है कि आप माउस को कहाँ पे मूव कर रहे हैं, इनसाइड में या आउटसाइड में। तो अभी अभी आपने रेक्टेंगल सीख लिया है और सर्किल सीख लिया है। सर्किल में एक दूसरा टूल है 3 पॉइंट एलिप्स टूल। तो आप किसी एंगल को पहले सेट करें, उसके बाद फिर सर्किल बनाएं तो आप एंगुलर सर्किल बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल सर्किल से भी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एलिप्स लेता हूँ और इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, या फिर एरो टूल से एक बार और क्लिक करेंगे और इसे किसी भी खास एंगल पे आप इसको रोटेट करा सकते हैं। तो दोनों टूल में किसी भी टूल से काम करें, रिजल्ट वही आने वाला है। नेक्स्ट है आपका पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में नंबर ऑफ साइड क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए कोई भी बटन एक्टिवेट नहीं है केवल इसको छोड़ के, यानी कि हम आउटलाइन को सेट कर सकते हैं कितना मोटा चाहिए पॉलीगॉन के लिए, और नंबर ऑफ साइड क्या चाहिए। तो मैं 6 साइड का एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। और कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी, और अगर कंट्रोल नहीं दबाते तो ऐसे माउस घुमाने से ये गोल गोल घूमता है और एंगल बिगड़ भी सकता है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएं तो हर पॉलीगॉन को बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से पॉलीगॉन बनाते हैं। पॉलीगॉन का साइड हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो पॉलीगॉन आपका एक्टिव है, जो सेलेक्टेड है, उसके नंबर ऑफ साइड कितने चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और आउटलाइन कितना चाहिए, थिकनेस वो सेट कर सकते हैं। आउटलाइन की कलर को यहाँ राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर्स ऑन करेंगे तो ये आउटलाइन पे चला जाएगा। तो पॉलीगॉन का प्रॉपर्टी बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टार पे। अब स्टार में 2 शेप है, पहला शेप पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक नॉर्मल स्टार है, अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी, नहीं दबाएंगे तो फिर ये एंगल में मूव कर सकता है, घूम सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार बना लिया है, डिफरेंट मैं स्टार बना लेता हूँ। और इन सारे स्टार को सेलेक्ट करके एक मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे डालने वाला हूँ। आउटलाइन को मैं राइट क्लिक करके डिसेबल कर दिया है और आउटलाइन नहीं है। तो ये मैंने स्टार बनाया है। इसके बाद फिर जो भी स्टार आप सेलेक्ट करेंगे उसके नंबर ऑफ साइड कितने चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो स्टार का जो साइड है वो कितना छोटा साइड होगा, जैसे मैं 10 वैल्यू रखूँ तो काफ़ी छोटी साइड होगी। अब यहाँ पे 50 कॉर्नर चाहिए और सबकी हाइट 10 ही चाहिए। अगर मैं 90 कर देता हूँ तो काफ़ी लंबे लंबे कॉर्नर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर का वैल्यू आप सेट कर सकते हैं कि कितना छोटा और बड़ा कॉर्नर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आने के लिए आपको ये सेकेंड ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लीजिए। आप ये टूल में आए, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद स्टार बनाएं। तो इस वाले से जो स्टार बनेगा ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। बीच बीच में जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है शेप, वहाँ से माइनस हो जाता है शेप और ये ट्रांसपेरेंट होल बन जाता है उसके इनसाइड में। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। और अगर हम नॉर्मल स्टार बनाएं तो फिर ये नॉर्मल स्टार है और ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। वैल्यू बाकी सेम है लेकिन बीच में आपको होल मिलेगा कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट टूल पे आते हैं स्पाइरल। स्पाइरल टूल से मैं इस तरह से स्पाइरल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू 8 का मतलब होता है कि यहाँ से लाइन को काउंट करेंगे तो 8 लाइन यहाँ पे मिलेगा।
लेकिन एक आपको वैल्यू मिलने के लिए जैसे पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो देखिए हर लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल है, और लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको मिलेगा। किधर से भी काउंट कर ले तो लाइन आपको 8 मिलने वाला है। और ये पहला वाला बटन से क्या होगा कि हर लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन सेकेंड वाला से क्या होता है कि इन साइड में कम स्पेसिंग होगा और धीरे धीरे बाहर बाहर पहुँचते पहुँचते एक दूसरे से लाइन की डिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से सेट कर सकता है। अगर हम 0 लेंगे तो इक्वल स्पेस, और अगर 25 करेंगे तो फिर अंदर और बाहर में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 50 ले, और अगर हम यहाँ पे 50 वैल्यू पे बनाए तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि अंदर का और बाहर का स्पेसिंग में काफ़ी अंतर आना शुरू हो गया। जितना वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो आउटसाइड में वैल्यू एक दूसरे से लाइन की उतनी दूर होती चली जाएगी। और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी, यानी कि क्या विड्थ चाहिए और आउटलाइन का शेप, स्टाइल, डॉटेड। उस आउटलाइन में हम एरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे शेप रखते हैं नॉर्मल वाला, और लाइन की थिकनेस में रख लेता हूँ 1.5। इन साइड में मैंने एक एरो लगाया है और आउटसाइड में भी मैं एक एरो लगा देता हूँ। तो इस तरह से लाइन पे एरो लगा सकते हैं और स्पाइरल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्पाइरल बनाना आपने सीख लिया है, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आते हैं कॉमन शेप। कॉमन शेप में आपको यहाँ पे रेडीमेड शेप मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्माइली बनाता हूँ, येलो कलर डालता हूँ, और ये जो स्माइली है इसमें देखिए एक रेड वाली लाइन है। जैसे रेड डॉट को मूव करेंगे तो आप फिर से वापस वही शेप टूल ले लें, रेड लाइन को मूव करें तो रेड लाइन को मूव करते ही स्माइली का हैप्पी और सैडी फेस तैयार हो जाता है। जैसे मैं ये वाला शेप बनाता हूँ, यहाँ पे कोई कंट्रोलर्स नहीं है, कंट्रोल्स होता तो रेड कलर का दिखाई देता। अब जैसे मैं एक हार्ट का शेप बना रहा हूँ, यहाँ भी कंट्रोलर्स नहीं है, और अगर मैं एक प्लस बनाता हूँ यहाँ कंट्रोलर्स है। इस कंट्रोलर्स को पकड़कर हम इसके विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप रेडीमेड शेप इस प्रकार से बनाएंगे और उसमें जो भी कलर फिल करना है आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल से क्या होगा, अगर आप रेडियल इम्पैक्ट टूल बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक। अब इस शेप में खास बात क्या है कि लाइंस एंड पे पतली है और दोनों एंड पे लाइन पतली है और बीच में मोटी है। इस तरह का लाइन को आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट टूल से आसानी से बन जाता है। फिर से इम्पैक्ट टूल लेते हैं और रेडियल के जगह पे हम ले लेते हैं पैरेलल, और पैरेलल भी लेंगे तो इस तरह से इम्पैक्ट टूल से लाइंस तैयार होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टूल है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में मैं चाहता हूँ कि 5/2 का ग्राफ तैयार हो जाए। तो ये देखिए 5 कॉलम्स और 2 रो में ये ग्राफ तैयार हो गया। अगर इस ग्राफ को आप अनग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ग्रुप में जाकर अनग्रुप करेंगे तो देखेंगे कि ये सब अलग अलग रेक्टेंगल से मिल के बना। यानी कि ग्राफ टूल से हम जो भी ग्राफ बनाते हैं ये रेक्टेंगल को मिल करके बनाया जाता है। तो इस तरह से आप कोई ग्राफ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से 30 ले लेता हूँ, यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, और ये ग्राफ तैयार हो गया। तो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट सेट कर लीजिए। अगर इसका विड्थ एंड हाइट सेट करना है तो मैं यहाँ पे 100 विड्थ चाहता हूँ mm में, और 100 हाइट में विड्थ और हाइट में सेट कर लिया। तो किसी भी साइज पे इसे सेट किया जा सकता है। तो ये रहा आपका बेसिक टूल। इस बेसिक टूल से आप बेसिक रेडीमेड शेप को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं एडवांस टूल को बताऊंगा। धन्यवाद।